नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। बीजेपी इस मौके को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा बताते हुए देश भर में उत्सव और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पार्टी का दावा है कि इन 11 साल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, जहां डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक विकास और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा मिली। मोदी सरकार ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी सफलताएं बताते हुए कहा है कि यह सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की सरकार है। विदेश नीति, G20 की अध्यक्षता, राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को भी सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धियों के रूप में गिनाया। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा कि ये 11 साल बदलते भारत की तस्वीर है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन 11 सालों में सिर्फ 2 लोगों की सरकार चली। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा उनके कुछ खास पूंजीपति दोस्त। देश का किसान, युवा और मजदूर आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। मोदी सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, असल में इन 11 साल में देश को बांटने और डराने का काम हुआ। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा? राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और संस्थाओं की आजादी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा, ये 11 साल लोकतंत्र को कमजोर करने, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने और समाज को धार्मिक आधार पर बांटने के रहे हैं। जो सरकार 140 करोड़ लोगों को जोड़ने की बजाय चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी रही, वो अब उपलब्धियों का झूठा उत्सव मना रही है। विपक्ष का यह भी कहना है कि मोदी सरकार में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, मीडिया को नियंत्रित किया गया और संसद को बहस की जगह आदेश की जगह बना दिया गया। मणिपुर हिंसा, महिला पहलवानों के साथ अत्याचार, पेगासस जासूसी मामला और चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दों को विपक्ष ने मोदी सरकार के अलोकतांत्रिक चेहरे के रूप में सामने रखा है। आगे विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और वह एनडीए के सहयोग से सरकार चला रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के इस 11 साल में गरीब, किसान, युवा व महिलाएं वाकई सशक्त हुए या फिर योजनाओं का प्रचार हुआ? बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार की असली उपलब्धि क्या रही? लोकतंत्र और संस्थाएं पहले से मजबूत हुई या कमजोर? 11 साल बाद भी देश में बेरोजगारी क्यों सबसे बड़ा संकट बनी हुई है? मोदी सरकार पर विपक्ष का आरोप कितना सही है, कितना गलत है? ये तमाम सारे जो अहम सवाल हैं, उनके साथ अपनी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। 11 साल पूरे होने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, सरकार की तरफ से अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही, तो विपक्ष भी हमलावर है और विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रखा है और खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रखा है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर परमवीर जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर परमवीर जी और आलोक जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले तो आलोक जी, आपसे ही सवाल लेता हूं। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आलोक जी, बहुत अच्छे काम किए 11 साल में, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर सरकार लगातार घिरी रही और सबसे बड़ा विषय तो यही है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार की कोई ठोस उपलब्धि नहीं रही, जिसकी वजह से विपक्ष आज सरकार को घेरने में लगा है, बीजेपी को घेरने में लगा है। देखिए बेबी जी, सरकार सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही नौकरी मानती है और इसलिए वो इस तरीके की बातें करती है, जबकि 11 साल में हमने 17 करोड़ 10 लाख नौकरियां दी। जो स्टार्टअप्स में नौकरियां मिली हैं, जो लोन के जरिए लोगों को स्वरोजगार करने का मौका मिला है, ये हमारा नाम ऊपर नीचे हो गया है। जरा इसको ठीक कराइए। और दूसरा कि
जितने भी देश हैं जो बहुत ज्यादा विकसित हैं, अमेरिका में 2% के लगभग 1.8% के लगभग सरकारी नौकरी में लोग हैं। हिंदुस्तान में भी 1% के लगभग। तो सिर्फ सरकारी नौकरियों को नौकरी में गिनकर और इस तरीके का शोर मचाना, ये कवायद ठीक नहीं। आप देखिए कि स्टार्टअप में अगर आदमी को एक नौकरी मिलती है तो अपने साथ साथ 2, 4, 5 आदमी को अपने एक्सपेंशन के अनुसार कि कितना बड़ा उसका रोजगार है, उससे वो दूसरों को भी नौकरी देता है। आज अगर इस तरीके की बातें होती तो विपक्ष को सड़कों पर उतरने के साथ बहुत से लोगों का साथ मिल जाता। ना तो ये रोड पे आते हैं, ये तो एयर कंडीशन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, और सिर्फ टेलीविजन पर अपनी गाथा सुना के ये अपना पल्ला झाड़ लेते। अगर आपको लगता है कि ऐसी बेरोजगारी है और इस तरीके की महंगाई है जिससे लोग त्रस्त हैं, तो देखिए सड़कों पे आइए, देखिए आपके साथ कितने लोग खड़े हो रहे हैं। जी, ये भ्रम तोड़ना होगा कि सरकारी नौकरियां ही नौकरी होती है। अगर कोई आदमी, मान लीजिए एक अच्छा कारपेंटर है और उसकी चल पड़ी है और उसने 10 और भी लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है, तो ये 11 आदमी रोजगार पा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। सरकारी आंकड़ों पर आप मत जाइए कि सरकार में इतनी दम नहीं है, इतनी कुवत नहीं है किसी भी सरकार में कि वो देश के सारे बेरोजगारों को अपने यहाँ रोजगार दे। महंगाई के मुद्दे पर आलोक जी, महंगाई विश्वव्यापी है। सिर्फ हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है, बगल के पाकिस्तान में क्या हाल है, बगल के बांग्लादेश में क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हाल है। ये विश्वव्यापी है आज की डेट में। लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़ ली, हम कोरोना भी झेल गए और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी आके खड़े हैं, और तीसरे की तरफ जाने की हमारी पुरजोर कवायद है। ठीक है दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक जी, आपने आलोक वत्स जी को सुना अच्छी तरीके से। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी को लेकर सरकार काम कर रही है। महंगाई विश्वव्यापी है, महंगाई से दूसरे देश भी प्रभावित हैं, अगर भारत प्रभावित है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दीपक जी, चूंकि आप लोग इन दो मुद्दों पर सरकार को ज्यादा घेरते हैं। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जब तक जो किया, जब सरकार, अगर आपको थोड़ा घटनाक्रम याद हो तो कहा गया था 2 करोड़ नौकरी सृजित की जाएंगी, और साथ ही साथ महंगाई तो, और यह भी कहा महंगाई है, याद होगा आपको। तो आज वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि चाहे वो नौकरी की हो तो उसके पर नौकरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये था कि जब सरकार थी तो सुनहरे सपने आई थी कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी, और एक थी कि महंगाई होगी। लेकिन अगर आप देखें तो ना तो युवक को नौकरी मिली, और आप अगर पे देखेंगे, नजर डालेंगे तो पद खाली पड़े। कई बैंक देखेंगे, बैंक में भी पद खाली पड़े। अगर बात है कि एक तो नौकरी के अवसर सृजित किए जाते हैं, एक ये होती जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी वैकेंसीज जो है फिल नहीं की जा रही। दूसरी बात, जो महंगी है पेट्रोल डीजल, 30 रुपए की किसने की? अगर हमने तो नहीं की। अगर आप कोई क्या है तो कहीं ना कहीं जन होती है। और रही बात इसकी कि कहीं ना कहीं जब भी बात तो अगर तो 15 लाख पर भी कहा गया था इस बात को कि 15 लाख तो। दीपक जी, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। एक आप होल्ड करिएगा, आपका ऑडियो ठीक कर लेता हूं। तब तक मैं डॉक्टर परमवीर जी से एक सवाल लेता हूं। डॉक्टर परमवीर जी, ये जो 11 साल है मोदी सरकार के, उनको आप किस तरीके से देखते हैं?
लोकतंत्र के लिए कितना लाभदायक रहे, कितना नुकसानदेह रहे? डॉक्टर परमवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक जी, विपक्ष का लगातार ये आरोप रहा आप पर कि आपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाया और तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। जनता की जो सबसे बड़ी जरूरत महंगाई और बेरोजगारी, उससे मुंह मोड़ा और तमाम चीजों पर और भी विपक्ष आपको घेर रहा है। देखिए आलोक जी, विपक्ष एयर कंडीशन चेंबर में ही सीमित है। कहां इसको आपने देखा है सड़कों पर उतरकर, जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार जनता की आवाज सड़कों पर आकर उठाई और उसके बाद अंतोगत्वा जनता का विश्वास जीता। और ये कह देना कि राष्ट्रवाद पर हम जनता को गुमराह करके और सत्ता में बैठे हैं, ये आप भारतीय लोकतंत्र में भारतीय वोटर्स पे उंगली उठा रहे हैं। क्या किसी को ऐसे ठग लेगा कोई आदमी? पूरे देश के लोग ठगा जाएंगे। हमने काम किया है, हमारे पास आंकड़े हैं जो इस बात को दर्शाते हैं। हमारा जीडीपी आज भी 7.4 की तरफ मुखातिब है। हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आके खड़े हो गए। तो ये सब बगैर किया हो गया। और कितने एयरपोर्ट थे कांग्रेस रेजिम में? 74। आज का 476 एयरपोर्ट पर निर्माण चल रहा है, कार्यरत है। कितने यूनिवर्सिटी थे इनके समय? तिगुना इजाफा हुआ। ठीक है आलोक जी। कितने मेडिकल कॉलेज, कितने AIMS थे इनके समय में? ठीक है आलोक जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर परमवीर जी, आपकी मेरी आवाज आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर परमवीर जी, ये जो 11 साल रहे मोदी सरकार के, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। कितना लाभदायक रहा देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, कितना नुकसानदेह रहे ये 11 साल? आलोक जी, देखिए, कोई भी अगर हम दावा करते हैं या अपनी कमी निकालते हैं, कमी उजागर करते हैं किसी की, तो वो आंकड़ों के साथ पेश करनी चाहिए, तभी उसको बात बनेगी। अगर हम बात करते हैं 2014 से पहले की भारत की, तो उस समय विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं, यानी कि ना ही किसी भारत सरकार की एजेंसी या ना भारत सरकार के आंकड़े, उनको लेते हैं, तब उस समय हम 11वें स्थान पर थे। आज जो हम चौथे स्थान पर आए हैं, तो यह आंकड़ा विदेशों का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा नहीं है। और उसके अलावा जो नई चीजें भारत में मैंने या आपने अपनी आंखों से देखी हैं, वो चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। चाहे वो हाईवेज बनाने हो, तमाम तरीके के हाईवेज, अगर दिल्ली के आसपास की बात करें वो हो, चाहे रेलवे का नेटवर्क हो, या कश्मीर जैसे जो 20 साल से अटकी भी योजना थी वो पूरी होती है, वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। तो ये आंकड़े मैंने और आपने अपनी आंखों से देखे हैं, हमें किसी ने बताए नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज और देखता हूँ, मैं सब्जी खरीदने बाजार में जाता हूँ, तो मैं सब्जी खरीदते हुए भी UPI से पेमेंट करता हूँ। मेरे को या आपको भी, मुझे लगता नहीं, अब ज्यादा 1000-2000 ज्यादा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। असल हमारा मोबाइल ही हमारा पर्स है। तो इन सब चीजों को देखते हुए देखे विकास जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अनदेखी नहीं है। कांग्रेस या कोई भी अन्य विपक्षी दल अगर सरकार के ऊपर आक्षेप लगाता है, आक्षेप की ये लगाता कि स्लो हुआ है, अगर ये ऐसा ना होता थोड़ी तेजी और हो सकती विकास की, तो वो बात मान सकती। लेकिन उसके कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को कोई सटीक फॉर्मूला भी पेश करना होगा कि ऐसा काम कीजिए। केवल ऐसा नहीं है कि हम कमी निकालते रहे। कमी निकालना दुनिया की सबसे आसान काम होता है। हम 140 करोड़ जनसंख्या के देश, यहाँ पर सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि एक राजा ने कुछ कह दिया तो वैसे चलता रहेगा। आज भारत के अंदर तो सबसे अच्छी बात ये है, अब ये सब्सिडीज का वाला भारत नहीं है कि जब जनता सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कि मेरा कर्ज माफी हो जाएगा, मेरी फीस माफी हो जाएगी। ऐसा नहीं, सही पात्र को माना जाता है, उसको डायरेक्ट कैश बेनिफिट मिलता है। या अगर तो अति पिछड़ा ही है या अति गरीब है, उसके लिए फ्री राशन योजना है, तो कुछ जमीन पर डायरेक्ट हो रहा है। मिडल मैन से कहते हैं, राजीव गांधी जी का खुद का बयान है कि अगर हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो पहुंचने वाले के पास केवल 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसा बीच में खा जाते हैं लोग बात। तो उन सब चीजों से निजात पाकर आज जो काम हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट खातों में आ रहे हैं। या अगर हम मूलभूत बात करते हैं बिजली की, हमारे घरों में बिजली के आसपास बात करता हूँ, दिल्ली NCR की बात करता हूँ मैं, कितने घंटे पहले बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आबाद, कितनी बिजली महंगी हुई है। तो इन सब चीजों को
पे काम हो रहे हैं सब। ऐसा कह देना कि कुछ नहीं हुआ है, 11 सालों में हुआ है। लेकिन कांग्रेस अगर ये अपना एक विजन पेश करे कि अगर हम होंगे, हम ऐसा करने वाले हैं, तो ये जो ग्रोथ आज हमारी हो रही है ये इससे बढ़कर होगी, तो वो जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अब सिर्फ धूल में लाठी मार रहे हैं, हवा में लाठी घुमा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इससे कोई चुनावी फायदा भी नहीं मिलने वाला। ये एक साधारण सी बात होती है कि देखिए, दो पार्टियां हैं, जो पार्टी सत्ता में है दूसरी पार्टी कहेगी कि भाई हमें लाइए, हम इनसे अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आंखों देखी बात को आप झुकला नहीं सकते हैं। अगर दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं हम, दिल्ली के आसपास हमारी मेट्रो का सर्कल देखिए, कहां से मेट्रो शुरू हुई थी, आज कहां पहुंच गई है। या अगर एयरपोर्ट की बात अभी आई थी भाजपा प्रवक्ता के द्वारा, अब नोएडा के पास भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, या यूपी के बहुत से कोनों में जहां पर कभी ढंग से सड़क नहीं पहुंचती थी, वहां पर भी एयरपोर्ट बन गए हैं। तो ये कह देना कि कुछ नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनता नहीं। ठीक है। दीपक भाई, आप 11 साल को किस तरीके से देखते हैं? आपको सब कुछ खराब लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा 11 साल में? दीपक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक जी, एक बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से यह भी खड़ा किया गया कि आप लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो एक तरीके से ताकत थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी, उसको कंट्रोल कर लिया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली। आलोक जी, आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस संस्था की? अरे आलोक जी, इतनी सारी एग्जाम्पल क्या, आप तो रोज सुनिए ना कि रोज कहते हैं कि ईडी आपने कब्जे में कर लिया, सीबीआई आपने कब्जे में कर लिया, सब कुछ तो आपने कब्जे में कर लिया। ये विपक्ष रोज आप पर आरोप लगाता है, एक उदाहरण थोड़ी ना है। ठीक, सीबीआई का जितना दुरुपयोग इंदिरा गांधी के रेजिम में हुआ था, वो अपने आप में एक इतिहास। और जो लोग भी हैं, सीबीआई या ईडी कुछ भी करती है तो अंततः वो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस पर फैसला लेता है। तो यहां पर कितनी राजनीतिक गंदगियां थी, कितने स्कैम थे, कितने लोगों ने देश के धन को लूटा, ये किसी से छिपा नहीं है। आज उन लोगों का हिसाब किताब किया जा रहा है। किसी नॉर्मल इंसान को आपने सुना है कि वो सीबीआई और सीबीआई या ईडी के दायरे में है? या कोई नेता जो पाक साफ है उसको किसी में फंसा दिया हो? 350 करोड़, 300 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़, ऐसे तो पैसे बरामद हुए हैं। तो इन लोगों को क्या चरण वंदना करे सरकार? इन लोगों को फूल माला पहना के इनके ऊपर अगरबत्ती दिखाए? आप बताइए। ऐसे जो कारनामे करने वाले लोग हैं, इनकी क्या परिणति होनी चाहिए? इनके ऊपर कोई मामला नहीं दर्ज होना चाहिए, और दर्ज करने पर उसकी तहकीकात होती है, पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो होता है। लेकिन एजेंसियां यही है जो उस काम को करेंगी। तो जब ये एजेंसियां काम करती हैं तो लोग कहते हैं कि ये हमारी एजेंसियां हो गई। कल को मान लीजिए हम सत्ता में नहीं रहे, सत्ता किसी की बपौती नहीं है आलोक भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या ये एजेंसियां उनके पास नहीं जाएंगी? बिल्कुल। वो अगर मान लीजिए हम पर कोई कार्रवाई करेंगे तो क्या इन एजेंसियों का वो उपयोग नहीं करेंगे? ये स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वी आर फॉलोइंग द नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है। हम कोई अतिशयोक्त नहीं कर रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती कुछ चीज नहीं घुसेड़ रहे हैं, हम कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं ला रहे हैं। तो सारे नियमों को ताक पर रख के इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ठीक है। दीपक भाई, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी, आ रही है। दीपक भाई, 11 साल में कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा कि सब कुछ खराब लगा सब। आप चूंकि 11 साल का जो मोदी का कार्यकाल रहा, कुछ ऐसे विषय तो रहे होंगे जिस पर आप संतुष्ट हैं? जी, मैं जो हमारा विपक्ष का कार्य क्या है, आज जो बैलेंस देखेंगे तो जब बैलेंस गड़बड़ा जाता है तभी आलोचना पे आता है। जब
आपने जो वादे किए थे आप फुलफिल नहीं आए, तभी तो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, आपके ही पर बात कर रहे हैं, हम आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, हमको आपके वादे दिल रहे हैं जो वादे सरकार करके 15 का वादा किया था, जो नौकरी का वादा किया किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किया नहीं किया था। उसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम के ऊपर वादा किया था, उसका रिजल्ट देखे तो क्या किसानों की हालत, किसान जो है अगर प्रोटेस्ट और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, कितने किसान की शहादत हुई, उसके बाद में क्या क्या वादे किए गए, क्या वो फुलफिल हो गए आज तक? क्या एमएसपी पे जो वादा किया गया फुलफिल हो गया आज तक? तो समझिए बात को कि आप प्रशंसा की अगर मान लो बात करें तो किसानों को कैसे भूल, किसानों की शहादत को कैसे भूल जाए? आज जो युवा जो अपनी अपेक्षा और आकांक्षा रखता है, उसके आकांक्षा और सपनों को कैसे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब तारीफ करें? तो समझिए बात को कि युवा आप वैकेंसीज खाली पड़ी है, रेलवे के अंदर ले लीजिए, में ले लीजिए, पीओसीज में आप देखेंगे वैकेंसीज खाली, क्यों नहीं भरते आप? क्यों नहीं भरते आप? तो इस बात का है कि युवा की आवाज हो, महिला की आवाज हो, चाहे किसानों की आवाज हो, हम उस आवाज को हम उठाना और उसी को उठाते हुए हम सरकार को ये चाहते हैं कि वो क्या क्या करके थे, और जब बात आई उनको फुलफिल की तो उन्होंने खुद भी ये बात बोली कि वो तो चुनावी जुमले थे, तो हमने तो नहीं बात, ये तो उनकी तरफ बोली गई। तो आप समझिए बात को कि वादे थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, और आप की बात करेंगे तो किसानों की जो आय है, किसानों की समस्या किस तरह किसान जो है नीचे से नीचे आज मेहनत जो है किस तरह से वो जीवन जी रहा है, आप उसके सरोकार रखिए। हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी मदद उठाने के लिए यहाँ पर खड़े और हम ठीक है दीपक भाई ठीक है। डॉक्टर परमवीर जी, दो मुद्दे और, मीडिया और एजेंसियों को लेकर भी विपक्ष का हमेशा ये आरोप रहा है कि जब से मोदी सरकार आई तब से एजेंसियों को कंट्रोल किया गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया। आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। आलोक जी देखिए, मीडिया की बात मैं पहले करूंगा क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। मीडिया के बारे में एक भ्रांति फैला दी गई है कि जो मीडिया होता है वो सरकार के खिलाफ होता है। मतलब कहा गया है कि अगर सरकार की कभी कोई काम अच्छा हो तो मीडिया को वो अच्छा नहीं कहना चाहिए। ये क्यों हुआ? ये ऐसा तब से हुआ था 1976 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो मीडिया के ऊपर बहुत लगाम लगाई गई थी। उस समय अखबार का एडिटर क्या लिखेगा वो थाने का इंस्पेक्टर तय करता था। तो उसके बाद देखिए जब दो हाथ होते हैं तो मीडिया ने भी उस समय अपनी बाहें चढ़ा ली थी ऊपर कि ठीक है हम आपको बताएंगे। इमरजेंसी हटती है, लेकिन उसके बाद मीडिया ने जो रोल अपनाया वो सरकार को तमाम तरीके से घेरती हुई नजर आती थी। बहुत लंबे समय तक ये काम चलता रहा। चाहे सरकार कोई अच्छा काम भी करती थी तो उस समय कांग्रेस की सरकारें भी होती थी, वो कोई अच्छा काम भी करती होती थी, लेकिन मीडिया खोज के उसमें कमियां ही निकालता था। लेकिन धीरे धीरे वो दौर खत्म हुआ। चाहे अमेरिका का मीडिया हो चाहे चाइना का, तो चलो मीडिया होता ही नहीं है, वहां तो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया होता है। लेकिन जहां कहीं भी दुनिया में डेमोक्रेसी होती है वहां मीडिया केवल विश्लेषण करता है और खबर दिखाता है। विश्लेषण कैसे करेगा कि भाई ये हुआ, इसका ये फायदा मिला, ये नुकसान मिला है, लेकिन वो कभी किसी पार्ट नहीं लेगा, ना विपक्ष का ही रोल लेगा वो कभी। मीडिया कभी विपक्ष का रोल भी लेगा कि वो कमी निकालेगा, ना ही बिल्कुल। ये इस आरोप पे बहुत ज्यादा डिस्कशन चाहिए होगा। हमारे पास वक्त इतना ही है। आपका डॉक्टर परमवीर जी आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश में जश्न भी है और जबरदस्त सियासी घमासान भी। जहां एक तरफ बीजेपी से विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की गाथा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सवालों और असंतोष की गूंज कह रहा है। जनता के सामने अब दो तस्वीरें हैं, एक जो उपलब्धियों से भरी हुई दिखाई जा रही है और दूसरी जो जमीनी सच्चाई के आईने में सवाल उठाती हैं। आने वाले समय में यही टकराव तय करेगा कि देश किस दिशा में बढ़ेगा, विकास की रफ्तार के साथ या जवाबदेही की मांग के साथ। सत्ता, विपक्ष और जनता तीनों की भूमिका अब और ज्यादा अहम हो गई है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।